हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर जो हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का है, उसके चैप्टर 2 का पार्ट 2 डिस्कस होने जा रहा है। इससे पहले हमने चैप्टर 2 का पार्ट 1 जो है डिस्कस किया था अपने लास्ट वीडियो में, तो आप लोग वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे आप लोग, तो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने चैप्टर 1 जो है कंप्लीट करवा दिया है और आज हमारा जो है सेकंड चैप्टर भी इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, हमारा जो सेकंड चैप्टर है वह है संप्रेषण। इससे पहले वाला जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने संप्रेषण के प्रकार जो है पढ़ाए थे आपको, और जो हमारी लास्ट हेडिंग थी वह थी स्पर्श करके। यहाँ पर हमने अपने वीडियो को फिनिश किया था। ठीक है, चलिए, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता देती हूँ जिससे कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि कहाँ से फिनिश हुआ था वीडियो और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया एक पक्षीय ना होकर दो पक्षी या बहुपक्षीय प्रक्रिया है। इसमें एक पक्ष अपने विचारों तथा भावों का दूसरे पक्ष को आदान प्रदान करता है, अतः संप्रेषण की प्रक्रिया समाज से हटकर पूरी नहीं हो सकती। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले तो संप्रेषण के लिए हमें कम से कम, आप बिल्कुल कम मान लीजिए, तो हमें 2 लोगों की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि अकेले आप संप्रेषण नहीं कर सकते ना। अपने विचारों को आप किसी को बताएंगे, आदान प्रदान करेंगे, तभी तो दूसरा व्यक्ति भी अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा, ग्रहण करेगा उसको। इसीलिए कहा जाता है कि 2 पक्षी या बहुपक्षीय हो सकती है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, 2 से, पर 2 से कम व्यक्ति नहीं हो सकते संप्रेषण की प्रक्रिया में। क्योंकि एक व्यक्ति अपने विचारों भावों को बोलेगा तो दूसरा उसे ग्रहण करेगा, फिर उस प्रकार से उत्तर देगा। जैसे आपने अपनी कोई प्रॉब्लम किसी को बता दी, अब सामने वाला व्यक्ति उसको सुनेगा प्रॉब्लम को, देन आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देगा। ठीक, इसीलिए बोला गया कि आप कोई भी बात बोल रहे हो, सामने वाले से कुछ भी आपने कहा, तो वो पहले तो आप क्या कहना चाह रहे हो, आपके विचार आपके भावों को ग्रहण करेगा, देन उसका मीनिंग समझेगा कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, फिर अपने अकॉर्डिंग आपको जो है उस बात का जवाब देगा। ठीक, इसीलिए। और समाज से हटकर क्या संभव है संप्रेषण की प्रक्रिया? नहीं संभव है ना, क्योंकि समाज में ही तो व्यक्ति आते हैं। यदि व्यक्ति ही नहीं होंगे, समाज नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं होंगे, व्यक्ति नहीं होगा तो संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण किस प्रकार से होगी? चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा है वह है संदेश का माध्यम। आपको एक साइकिल बना के दिखा रही हूँ मैं संप्रेषण प्रक्रिया की। ये पूरी साइकिल है। देखिए, संप्रेषण का सबसे पहले माध्यम होगा। ठीक है, फिर जो माध्यम हमारा कैसे माध्यम है, जैसे हमने अपने मोबाइल के जरिए व्हाट्सएप कर दिया किसी को कोई मैसेज, तो वहाँ पे क्या हुआ, मोबाइल हमारा जो है, जो व्हाट्सएप है हमारा, वह माध्यम हुआ ना संदेश भेजने का। हमने जिस माध्यम से संदेश भेजा है वही तो है ना हमारा माध्यम। हमने व्हाट्सएप से किसी को मैसेज भेजा तो वह क्या हुआ, हमारा संदेश का माध्यम हो गया। अब डिकोडिंग हुई। ठीक, डिकोडिंग कैसे, कि क्या बात कही गई, हमने जो मैसेज किया है व्हाट्सएप पे उसकी डिकोडिंग कैसे, कि क्या लिखा गया है उसमें, हमने क्या बात कही, हमारा विचार भाव क्या थे वो हमें मालूम हुआ, तो इसको बोलते हैं डिकोडिंग। संदेश प्राप्त करता, उसने संदेश को प्राप्त किया। आपके जो प्राप्त करता था, सबसे पहले हमने व्हाट्सएप से मैसेज भेजा, मैसेज में क्या लिखा है उसकी वो चीज़ हुई, डिकोड हुई। उसके बाद में जो प्राप्त करता है उसने मैसेज को प्राप्त किया, और उसके बाद पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक दिया उसने अपना। ठीक, फीडबैक दे दिया कि उसके बाद हमारा क्या है, संदेश वाहक, फिर उसने संदेश आपको भेजा। ठीक है, फिर संप्रेषण की इनकोडिंग हो गई। ठीक, देखिए, सबसे पहले आएगा संदेश का माध्यम, फिर डिकोड होगा संदेश, उसके बाद संदेश प्राप्तकर्ता को प्राप्त होगा, फिर पृष्ठपोषण करेगा वह, फिर संदेश वाहक जो है भेजेगा। हाँ जी, रुकिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, संदेश का माध्यम हमारा इनकोड हुआ, संदेश प्राप्तकर्ता जो है उसने पृष्ठपोषण यानी फीडबैक दिया। ठीक है,
जो उसने मैसेज भेजा था, देखिए ये जो संदेश वाहक था इसने मैसेज भेजा हमें, देखिए संदेश का माध्यम इसने मैसेज भेजा, इनकोड हुआ मैसेज वह, फिर माध्यम आया, फिर डिकोडिंग हुई, फिर संदेश प्राप्तकर्ता ने प्राप्त किया, फिर दोनों का जो था उसमें कंबाइन हुआ पृष्ठ पोषण, संदेश वाहक संदेश प्राप्त कर, जिसने संदेश भेजा और जिसने संदेश जिसको प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर दोनों का फीडबैक यहाँ पर आया, ठीक। ये थी हमारी पूरी प्रोसेस। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें मुख्यतः 5 बातें निकल के आती हैं। संप्रेषक या इनकोडर। संप्रेषक कौन? जिसने मैसेज भेजा, जिसने मैसेज भेजा, यानी कि अगर मैंने आपको मैसेज भेजा तो मैं कौन हुई? संप्रेषक हुई मैं, ठीक है। इनकोडर हुई मैंने कोई बात आपको भेजी, अपनी लिखी बात, मैं इनकोडर हुई, ठीक है। फिर क्या आएगा? संदेश आएगा। संप्रेषण का माध्यम या चैनल, माध्यम क्या था? माध्यम हमारा था मोबाइल, जिसमें हमारा व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप माध्यम बना जिससे हमने मैसेज को भेजा। फिर संदेश प्राप्त करता आएगा, ठीक, जिसने मैसेज को पढ़ा मतलब डिकोड किया। फिर पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक दिया जाएगा, ठीक। यही बातें आपको ऊपर कही गई हैं। देखिए संप्रेषक या इनकोडर, देखिए सबसे पहले ये था संदेश वाहक, ये इनकोडर था, इसने मैसेज भेजा, काहे से भेजा? माध्यम, संदेश का जो माध्यम था उससे भेजा। देखिएगा सबसे पहले देखिए मैंने अपने किसी मित्र को मैसेज भेजा तो मैं कौन हुई? संदेश वाहक हुई। मैंने मैसेज को लिखा, इनकोड किया, ठीक है, मैंने लिख दिया मैसेज, फिर अपने माध्यम व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा, अपने जिस मित्र को भेजा उसने मैसेज को डिकोडिंग की, मैसेज प्राप्त हो गया उसे, ठीक है। उसके बाद दोनों का पृष्ठ पोषण यहाँ पर आया, ठीक है, उसने फीडबैक दिया। जब उसने फीडबैक दिया तो उसने बोला हाँ ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी थी, तुम ऐसे कर लो, उसने कहा ठीक है चलो, ठीक। दोनों का पृष्ठ पोषण आया यहाँ पर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो मुख्य बातें 5 यही निकल के आ रही हैं। सबसे पहले संप्रेषक आएगा जो मैसेज भेज रहा है, दूसरा क्या आएगा? संदेश आएगा, जो संदेश भेजा गया है, जो चीज़ लिखी गई है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप में आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, बहुत से माध्यम हो सकते हैं, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया व्हाट्सएप का। उसके बाद क्या है? संप्रेषण माध्यम। माध्यम क्या है हमारा? व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इवन कोई भी चीज़ जो जिससे आप भेज सकते हो अपना मैसेज, ठीक है। इसके बाद संदेश प्राप्तकर्ता या इनकोडर, जिसने प्राप्त किया, उसके बाद पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक आया, ठीक है। चलिए देखते हैं संप्रेषक क्या होता है। इनकोडर, संप्रेषक को संप्रेषण स्रोत से जाना जाता है। इसमें संदेश किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संप्रेषित किया जाता है। इस संदेश को दूसरे व्यक्ति या समूहों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। संप्रेषक क्या है? संप्रेषण का स्रोत माना जाता है। जैसे मैंने आपको मैसेज भेजा तो मैं क्या हुई? स्रोत हुई संप्रेषण की, ठीक है। एक व्यक्ति ने भेजा ना मैसेज, हो सकता है कोई ग्रुप्स में भेज दिया, जैसे ग्रुप बने होते हैं ना आप लोगों को। मैं देखिए अभी मैं आपको जो चीज़ें चल रही हैं उसी के बेस पर आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा व्हाट्सएप कोई ग्रुप है, अब मैंने मैसेज भेजा, मैं भेजने वाली तो इकलौती हूँ ना, मैंने जो मैसेज भेजा है वो मैं इकलौती हूँ भेजने वाली, लेकिन मैंने सेंड किया व्हाट्सएप ग्रुप पे। जब मैंने ग्रुप पे उस मैसेज को शेयर किया है, भेजा है, मैंने सेंड किया है, तो वह चीज़ क्या किसी एक व्यक्ति के पास पहुंची? नहीं। ग्रुप पे तो हमारे हो सकता है 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 20 कितने भी पीपल हो सकते हैं ना, ग्रुप पे हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो एक मैसेज जो मेरे द्वारा भेजा गया, मैंने भेजा लेकिन ग्रुप में भेजा, तो वहाँ पर एक साथ समूह है, समूहों को मैसेज भेजा मैंने, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? चलिए देख लेते हैं। संप्रेषक को संप्रेषण स्रोत से जाना जाता है। इसमें संदेश किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संप्रेषित किया जाता है, ठीक। इस संदेश को दूसरे व्यक्ति या समूहों तक पहुंचाया जाता है। एक व्यक्ति भी भेज सकता है और कई लोग मिलके भी भेज सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में बात हो रही है तो कई लोग जुड़े हैं आपस में। चलिए अब है हमारा मैसेज यानी कि संदेश। इसमें संप्रेषणकर्ता अपने विचारों, भावों तथा अनुभवों को किसी अन्य को प्रेषित करता है। देखिए जो मेरे मन में विचार आया, ठीक, मुझे कोई बात कहनी थी, मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ
कि पापा घर से बाहर गए, पापा घर से बाहर हैं, मुझे जो है एकदम से मान लीजिए कोई चीज़ खाने का मन चला, कोई भी चीज़ इवन जो मार्केट में मिलती है, मेरा मन हुआ तो मैंने क्या किया, मेरे मन में विचार आया पहले, फिर वो चीज़ खाने का भाव बना। जैसे मुझे गोलगप्पे खाने थे मान लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ क्या, ये हुआ सबसे पहले तो मेरे मन में विचार आया, हाँ मुझे गोलगप्पे खाने हैं, ठीक है, विचार आया। फिर जो भाव बना कि अब मुझे खाने ही हैं, और तो मैंने जाके वो जो अपना अनुभव था पिछला, मुझे अनुभव था कि बहुत टेस्टी होते हैं सब चीज़ें, गोलगप्पा खाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने अपने पापा को मैसेज भेज दिया कि पापा घर आते हुए गोलगप्पे लेते आइएगा, ठीक। मैंने क्या किया, भेज दिया मैसेज। तो वही बात है, मैं आपको बहुत ही सिंपल आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करके चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आप लोगों को समझा पा रही हूँ मैं, तो ये मेरा गुड लक है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, इसमें संप्रेषण करता अपने विचारों, भावों तथा अनुभवों को किसी अन्य व्यक्ति को प्रेषित करता है। हाँ, तो मैंने कहा मुझे ये चीज़ खानी है, मैंने अपने पापा को प्रेषित कर दिया मैसेज, ठीक है, कि आप लेके आइएगा, ठीक। तो वही बात लिखी है इसमें, संप्रेषण करता अपने विचारों, भावों तथा अनुभवों को किसी अन्य व्यक्ति को प्रेषित करता है, ठीक है। चलिए अब माध्यम देख लेते हैं संप्रेषण का। संप्रेषक अपने विचारों, भावों तथा अनुभवों को दूसरे व्यक्ति को पहुंचाने में जिन माध्यमों का सहारा लेता है उन्हें संप्रेषण माध्यम कहते हैं। देखिए वही बात मैंने अभी आपको बताई थी ना, मेरे मन में जो भाव, विचार, भावनाएं आई हैं वो मैं आपको शेयर करूंगी, तो कैसे करूंगी, कोई माध्यम तो होगा ना, बिना किसी माध्यम के संभव है, नहीं संभव है ना। तो मैंने एक माध्यम चूज़ कर लिया। चलिए मैं आपको व्हाट्सएप पर दे रही हूँ, चलिए मैं आपको चिट्ठी लिख दूंगी, पुरानी बात में मैं आपको चिट्ठी लिख दे रही हूँ, मैं आपको ईमेल करे दे रही हूँ, ठीक है। तो मैंने किसी चीज़ का सहारा लिया ना, एक माध्यम का, तो वही होता है संप्रेषण का माध्यम। जैसे कि टेलीग्राम है हमारा, समाचार पत्र है आदि, ओके। चलिए अब देखते हैं हमारा रिसीवर यानी कि संदेश प्राप्तकर्ता। संप्रेषक अपने भावों व विचारों को जिस व्यक्ति तक पहुंचाता है, वह व्यक्ति जो उन विचारों तथा अनुभवों को ग्रहण करता है उसे संदेश प्राप्तकर्ता कहते हैं। जैसे मैंने पापा से कहा आप ये चीज़ ले आइएगा, जब मैंने ये चीज़ उनको संदेश भेजा तो उन्होंने संदेश प्राप्त किया, वो मेरे भावों विचारों को समझ गए कि हाँ भाई मेरी बेटी को ये चीज़ बहुत पसंद है, मैं जाऊँगा घर तो लेते हुए जाऊँगा, ठीक। वो समझ गए और उन्होंने मुझे उधर से जवाब दिया ठीक है, तो ठीक, उनको संदेश प्राप्त हो गया यहीं पे, इसलिए कहा गया संप्रेषक अपने भावों व विचारों को जिस व्यक्ति तक पहुंचाता है तथा वह व्यक्ति जो उन विचारों व अनुभवों को ग्रहण करता है उसे संदेश प्राप्तकर्ता कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा संदेश प्राप्तकर्ता, हमने मैसेज जिसको भेजा उसने हमारे भावों, विचारों, भावनाओं को समझ लिया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, वह हो गया संदेश प्राप्तकर्ता जिसके पास मैसेज पहुंचा हमारा। एंड इसके बाद हमारा फीडबैक आएगा, ठीक है। हमने जो मैसेज भेज दिया उसका फीडबैक आएगा। आप लोग देखिए, तो मैं थोड़ा सा पानी पी ले रही हूँ। चलिए, संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है। देखिए अब मैंने भेज दिया मैसेज किसी को कि हाँ मुझे ऐसी सी बात है, ठीक है, तो मैं कौन नहीं, मैंने संदेश भेजा, संदेश प्राप्तकर्ता को संदेश प्राप्त हुआ। उसके बाद जो मेरी बात थी उसका उसने फीडबैक दिया, पृष्ठपोषण दिया, ठीक है। तो वही चीज़ में लिखी है, उसने कहा जो मैंने बात कही उसका जवाब दे दिया उसने, ठीक। तो क्या है, संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है। जैसे संदेश प्राप्ति की सूचना, संदेश पढ़कर अपना मत प्रस्तुत करना, यह पृष्ठपोषण कहलाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, संप्रेषण, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए संप्रेषण के घटक क्या हैं, तो संप्रेषण के 3 मुख्य घटक हैं, संप्रेषक, संदेश और ग्राही, मतलब मैसेज भेजने वाला। देखिए, सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको तो समझ में आ जाए, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम को उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं समझ रही हूँ इस बात को, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको चीज़ें समझाने की। देखिए,
कौन है? संप्रेषक है, संदेश है, ग्राही है, यानी कि सेंडर है, मैसेज है एंड रिसीवर है। ठीक, चलिए अब हमारा आता है शैक्षणिक संप्रेषण। ठीक है, शैक्षणिक संप्रेषण आता है हमारा। देखिए आप लोग, शैक्षणिक संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। अब हमारा पूछ लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए आपका संप्रेषण का जो ये टॉपिक है, ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आता है, क्योंकि हर साल आपके फर्स्ट सेमेस्टर में इससे एक दो क्वेश्चन तो आप मान ही लीजिए कि आते हैं आपके वेरी शॉर्ट में। आपके जो मल्टीपल चॉइस PYQs आएंगे उसमें भी आपको संप्रेषण से देखने को मिलेगा। आपके जो वेरी शॉर्ट आएंगे उसमें भी आपको संप्रेषण से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहाँ तक मैंने देखा है प्रीवियस ईयर। और आपको जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें भी संप्रेषण देखने को मिल सकता है, कि एक आध क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा संप्रेषण से, मान लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो शैक्षणिक संप्रेषण हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो व्यक्तिक होता है संप्रेषण, दूसरा होता है सामूहिक संप्रेषण। ठीक, अब आपको व्यक्तिक से ही समझ में आ रहा होगा कि व्यक्तिक संप्रेषण क्या होता है। जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तो इसे व्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं। देखिए अब जैसे कि टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा सिर्फ, जैसे कि अभी देखिए मान लीजिए टीचर किसी बच्चे के घर पढ़ाने जा रहा है, ट्यूशन दे रहा है उसे। तो घर पे सिर्फ एक बच्चा है जो पढ़ रहा है टीचर से। ठीक है, घर पे जाके ट्यूशन पढ़ा रहे हैं टीचर हमारे, उनके पास सिर्फ एक बच्चा है, उस एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो समझा रहे हैं चीज़ें। तो ये हमारा क्या है? ये व्यक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि टीचर के पास वहाँ पर सिर्फ एक बच्चा है जिसको वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्तिक संप्रेषण आ रहा है। अब इसके गुण क्या है व्यक्तिक संप्रेषण के, देख लेते हैं। व्यक्तिक संप्रेषण के गुण, इस विधि में बालक स्वयं करना सीखता है। ठीक, अब देखिए एक ही बच्चा है, अगर है तो टीचर का पूरा फोकस उसी बच्चे के ऊपर होगा। ठीक, तो क्या है, चीज़ें जो बच्चे को बहुत अच्छे से आ जाएंगी, स्वयं करके सीखेगा बच्चा। अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाई मैथ की बच्चे से, टीचर ने कहा बेटा ये चीज़ ऐसे है क्वेश्चन, अब देखो मैंने तुम्हें करके दिखाया, अब तुम भी मुझे करके दिखाओ कि कैसे होगा। ठीक, तो बच्चा क्या करेगा? ठीक है, बच्चा भी जो है ना उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है, और सॉल्व कर लेगा। तो फिर क्या है, खुद करके सीखा ना बच्चे ने, टीचर ने बताया, बच्चे ने खुद से किया दोबारा और सीख गया। ठीक, ये सबसे पहला गुण है व्यक्तिक संप्रेषण का। इसके बाद है, इस विधि में शिक्षा का केंद्र बालक होता है। देखिए एक ही बच्चा है तो टीचर का पूरा जो फोकस है उस एक बालक पे ही है, उसी पर पूरा ध्यान है टीचर का। एक ही बालक है कि तो उसी पर पूरा ध्यान है टीचर का, इसीलिए कहा जाता है इस विधि में शिक्षा का केंद्र बालक होता है। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट है, यह विधि बालक को क्रियाशील बनाती है। ठीक है, और फोर्थ हमारा है, इस विधि में बालक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। एक ही बालक है, उसको एक बार समझ में नहीं आएगा, दो बार समझ में आएगा, टीचर बोलेगा कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे करो, धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा। और टीचर बोलेगा कि हाँ तुम बेटा कर लोगे, तुम करो। ठीक है, तो बच्चे को प्रेरित कर रहा है टीचर ना कि बेटा करो, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करो, मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करो आप। ठीक, बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं ना टीचर हमारे, तो धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा और खुद से करने लगेगा। ठीक, चलिए अब इसके दोष देख लेते हैं क्या है व्यक्तिक संप्रेषण के। देखिए क्या है, विधि व्ययपूर्ण है, यानी कि खर्च ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए कि एक आपकी कोचिंग चल रही है जहाँ पर ढेर सारे बच्चे आ रहे हैं। ठीक, तो वहाँ पर आपकी फ़ीस कम होगी। क्यों? क्योंकि टीचर के पास बच्चे बहुत सारे जा रहे हैं, तो टीचर आपके घर नहीं आ रहा, घर आने में आपके खर्चा नहीं लग रहा टीचर का, आप टीचर के पास पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर अपने आने जाने का हर तरीके से खर्चा लगा ही लेते हैं लोग। ठीक है, वहाँ पर नहीं लगा पाएगा टीचर। ठीक है, तो व्ययपूर्ण है। अब जब घर आके पढ़ाएंगे टीचर आपको, तो सिंपल सी बात है कि फ़ीस आपसे ज़्यादा लेंगे, क्योंकि भाई बोलेंगे मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे फ़ीस भी वैसे चाहिए, मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। ठीक, तो व्ययपूर्ण हुई ना, क्योंकि एक ही बच्चा है तो टीचर जो है घर आके भी पढ़ा रहे हैं आपको,
ठीक, तो आपसे फीस ज़्यादा पड़ेगी। तो इसीलिए बोला जाता है यह विधि व्ययपूर्ण है। सेकंड पॉइंट है, इस विधि के द्वारा बालक में सामाजिकता के गुण उत्पन्न नहीं किए जा सकते। अगर मान लीजिए बच्चा ऐसे ही पढ़ता रहा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे अकेला पढ़ेगा, टीचर आगे पढ़ा गए आए पढ़ा गए, तो बच्चे के अंदर जो है ना सामाजिकता नहीं आएगी, क्योंकि वह लोगों में बैठेगा ही नहीं। जब वो समाज में बैठ ही नहीं रहा, लोगों के साथ, अपनी एज के बच्चों के साथ बैठ ही नहीं रहा है, अकेले पढ़ रहा, हमेशा अकेले है, ठीक है, तो उसमें सामाजिकता का गुण कैसे आएगा। और वही बच्चा जो है एक 50-60 बच्चों के साथ में पढ़ रहा है, तो उसमें सामाजिकता आएगी, वो उसके फ्रेंड्स बनेंगे बच्चे के, वो बोलेगा, अपने भाव विचार बोलेगा, सामने वाला बच्चा भी बोलेगा, तो ऐसे ऐसे करके फ्रेंडशिप हो जाएगी, तो बच्चे एक दूसरे से बातें शेयर करने लगेंगे, तो सामाजिकता का गुण उत्पन्न होगा। जब बच्चे के फ्रेंड्स होते हैं ना, तो फिर बच्चों को फ्रेंड्स में बैठना अच्छा लगने लगता है, अपनी बातें शेयर करना अच्छा लगने लगता है, तो धीरे धीरे इस प्रकार से बच्चे में सामाजिकता का जो गुण है वह विकसित हो जाता है, जो इस विधि के माध्यम से संभव नहीं है, क्योंकि बच्चा अकेला ही है, तो कैसे आएगी सामाजिकता। एंड हमारा थर्ड पॉइंट है, सभी बच्चों के लिए यह विधि उत्तम नहीं है। अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसको थोड़ा जो है डर रहता है टीचर्स से, अपने मन में सोचता है वो कि मुझे डर लगता है, ठीक, तो वो अकेला अगर पढ़ेगा ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि अब तो सारे क्वेश्चन मुझसे ही पुटअप होंगे, मुझसे सब पूछा जाएगा, अब कैसे चलेगा, तो उसे डर लगेगा बच्चे को। और वही बात है जहाँ एक ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, अब कोई टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो बच्चों ने हाथ उठाया और उस बच्चे को बात आए, तो उसने जब दूसरे बच्चों को देखा कि ये तो सभी लोग हाथ उठा रहे हैं, मुझे भी आता है, मैं भी बताऊंगा, तो उसके अंदर एक एक्साइटमेंट आएगा कि सारे बता रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। दूसरों को देख के बच्चा भी एक्साइटेड होगा कि मैं भी बताऊंगा आंसर, मैं भी बताऊंगा, ठीक। तो वहाँ पर वो बच्चा धीरे धीरे उसके अंदर का डर निकल जाएगा। और अगर अकेले ही पढ़ रहा है बच्चा, तो उसके मन में डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत आंसर दे दूँ और मुझे टीचर मारे। हालांकि इवन अब मार तो सकते ही नहीं हैं आप, ठीक है, मारना गलत है, हमारी जो शिक्षा नीति है उसके तहत बच्चे को नहीं मार सकते, बच्चा भगवान है। चलिए अब हमारा सामूहिक संप्रेषण देख लेते हैं क्या है। जब अध्यापक छात्रों के एक समूह से बात करता है तो वहाँ संप्रेषण सामूहिक स्तर पर होता है। देखिए कैसे, अब क्लास में खड़े हैं टीचर, 50-60 बच्चे हैं क्लास में, तो टीचर वहाँ पे बच्चों को एक टॉपिक पढ़ा रहा है, ठीक, एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं टीचर, आपके खड़े हैं और पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन पुट अप कर लिया आपसे। अब जो है बच्चों को एक पूरे समूह से कि जिसको भी आता है हाथ खड़ा करो, जिस बच्चे को आता है हाथ खड़ा करो, बेटा तुम्हें मालूम है, बेटा तुमको आता है, तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया, ठीक। तो अब टीचर देख रहे हैं एक बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मुझसे पूछ ले, मुझे, दूसरा है उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड है, मुझसे पूछ ले। तो टीचर एक बच्चे को खड़ा करते हैं, बेटा तुम बताओ, चलो, तो वो बताता है, ठीक है, अच्छा थोड़ी चीज़ भूल गया, बताते तो क्या बेटा चलो बेटा यहाँ से तुम बता दो, ये बोला है यहाँ से तुम बता दो, ठीक है। तो ऐसे करके 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 टीचर जो है पूरे समूहों से बात कर रहा है। क्लास के जितने बच्चे हैं, जिन बच्चों ने हाथ नहीं उठाया उनसे भी बोलेगी, बेटा आपने हाथ क्यों नहीं उठाया, आपने हाथ क्यों नहीं उठाया, बेटा देखो सभी लोग बता रहे हैं ना, इतना सिंपल सा तो आंसर है, आपको भी मालूम है, आपको भी हाथ उठाना चाहिए था, ठीक। इस प्रकार से जो है टीचर पूरे ग्रुप से, पूरा जो क्लासरूम है वहाँ पर सभी बच्चों के एक समूह से बात कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पर सामूहिक संप्रेषण है। जब अध्यापक छात्रों के एक समूह से बात करता है तो वहाँ पर सामूहिक संप्रेषण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सामूहिक संप्रेषण का अर्थ कक्षा शिक्षण से है। देखिए अभी मैंने आपको बताया ना कि क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा शिक्षण से है। विद्यालय में एक ऐसी मानसिक योग्यता वाले छात्रों के अनेक उपसमूह बना लिए जाते हैं। अच्छा, विद्यालय में एक सी मानसिक योग्यता वाले छात्रों के अनेक उपसमूह बना लिए जाते हैं। साधारणतया इनको कक्षा कहते हैं, ठीक। जैसे कि अगर 5th क्लास है तो उसमें 5th स्टैंडर्ड के सब बच्चे होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि 4th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा बिठा दिया जाए, 6th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा बिठा दिया जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। जो 5th के बच्चे हैं वही तो बैठे होंगे, इसलिए बोले एक सी मानसिक योग्यता वाले छात्रों के अनेक उपसमूह बना लिए जाते हैं। साधारणतया इनको कक्षा कहते हैं। शिक्षक इन कक्षाओं में जाते हैं और अपने छात्रों को एक साथ शिक्षा देते हैं। अब टीचर जाएंगे क्लास में तो ऐसा तो है नहीं किसी एक बच्चे को खड़ा कर लेंगे,
वहाँ पर जब वो पढ़ाएंगे तो सारे ही बच्चों को साथ में पढ़ाएंगे ना, पूरी कक्षा को। तो जो है ना, इसीलिए आपका बोला गया है शिक्षक इन कक्षाओं में जाते हैं और सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा देते हैं। ये हमारा सामूहिक संप्रेषण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। अब इसके गुण देख लेते हैं, सामूहिक संप्रेषण के गुण क्या हैं। पहला है, यह विधि सरल तथा सस्ती है। सस्ती है क्योंकि एक साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर आपको घर पे आके नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वह जब पूरे समूह में पढ़ा रहे हैं, एक पूरी क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर फीस कम होगी उसकी अपेक्षा जो आपको टीचर घर पे आके पढ़ा रहे थे। तो इसीलिए कहा गया कि यह विधि सरल तथा सस्ती है। यह विधि छात्रों को व्यवहार कुशल बनाती है। व्यवहार कुशल कैसे बनाती है, क्योंकि देखिए बच्चा अकेला तो नहीं है, पूरा ग्रुप है ना एक, तो बच्चे आपस में बैठते हैं, बातचीत व्यवहार करते हैं, तो बच्चों को मालूम चलता है कि हमें कहाँ पर कैसा व्यवहार करना है, आपस में प्रेम से रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों को व्यवहार कुशल आपस में अच्छा व्यवहार करना सिखाती है, क्योंकि ना यहाँ पर ढेर सारे बच्चे हैं, बच्चों का एक छोटा सा समाज है। मान लीजिए आपकी जो कक्षा है वहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका सब वही वहाँ पर जब कक्षा में जब तक बैठे हैं वह समाज है बच्चों का, तो बच्चों को ये भी पता चल जाता है कि हमें अच्छा व्यवहार कैसे करना है। ठीक, अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारा है, इस विधि के द्वारा शिक्षण देने से बालकों में प्रतियोगिता की भावना का उदय होता है। अब मान लीजिए टीचर ने एक टॉपिक आपको दे दिया कि कल बच्चे इसको जो है पढ़ के आएंगे और जो बच्चा सबसे ज़्यादा मुझे आंसर देगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी गिफ्ट में। ठीक, अब बच्चे सोच रहे हैं कि पता नहीं किसको मिल जाएगी, किसको मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ के जाऊंगी। तो क्या हुआ, कंपटीशन हो गई बच्चों में कि बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, कंपटीशन है कि मुझे ही चॉकलेट चाहिए जो टीचर देंगे वो। ठीक, तो इस प्रकार से जब ढेर सारे बच्चे हैं तो आपस में उनमें प्रतियोगिता की भावना का उदय इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, यह विधि लज्जाशील तथा संकोची बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। अब जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, अगर अकेले टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा डर रहा है, संकोच कर रहा है, उसको शर्म आ रही है कि मैं कैसे आंसर दूं, वही बच्चा जब ग्रुप में बैठ के पढ़ रहा है ना, तो दूसरे बच्चों को देख के उसके मन का भी संकोच कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होगा और धीरे धीरे वह ठीक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया ये विधि जो है, बच्चे जो शर्माते हैं, संकोच कर जाते हैं, उनके लिए भी अच्छी है, क्योंकि दूसरे बच्चों को वे देखेंगे आंसर देते हुए, तो हो सकता है उनके मन में भी आए कि मैं भी दूँ आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से है ये। अब इसके दोष देख लेते हैं, सामूहिक संप्रेषण के दोष। इस विधि में बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं की अवहेलना की जाती है। अब देख लीजिए, जैसे बच्चे की कोई रुचि है, ठीक है, ये वहाँ पर अच्छा था कि बच्चे की जो रुचि है, अब एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम, तो वहाँ पर टीचर बच्चे की रुचियों का ध्यान रखेगा। अब यहाँ पर पूरा समूह है 40-50 बच्चों का, तो टीचर सबकी रुचियों का ध्यान नहीं रख सकता ना, तो इसीलिए कहा गया है इस विधि में बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं की अवहेलना की जाती है। सेकंड पॉइंट है, यह विधि कक्षा केंद्रित है, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। देखिए, यह विधि कक्षा केंद्रित, क्योंकि जब बच्चे इतने सारे हैं तो टीचर एक क्लास को फोकस करेगा, पूरी कक्षा को फोकस करेंगे टीचर। अब ऐसा तो है नहीं किसी एक बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जब कक्षा को पूरी पढ़ा रहे हैं टीचर तो पूरी कक्षा, इसीलिए कहा गया ये विधि कक्षा केंद्रित है, और जो शिक्षा का माध्यम है वह हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। लेकिन इस विधि में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना कि एक एक बच्चे पर ध्यान दे टीचर, क्योंकि कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो टीचर को सभी पर ध्यान देना है, किसी एक बच्चे पर नहीं दे सकता, संभव भी नहीं है ये। इसीलिए यह विधि कक्षा केंद्रित है, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। हमारा थर्ड पॉइंट है, इस विधि में शिक्षक तो सक्रिय रहता है लेकिन बालक निष्क्रिय रहते हैं। अब शिक्षक जो है क्लास को पढ़ा रहे हैं तो वह तो सक्रिय है, अब जहाँ ढेर सारे बच्चे हैं, ठीक, तो किसी बच्चे को टीचर देख पा रहे हैं, किसी को नहीं भी देख पा रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं। अब जब एक बच्चे को पढ़ा रहे थे तो उसे डर भी था थोड़ा सा कि टीचर मुझे कहीं डांट ना दें, चिल्ला ना दें, गुस्सा ना कर दें, क्योंकि पूरा फोकस जो था टीचर का एक ही बच्चे पर था। यहाँ पर पूरी कक्षा पे है तो कुछ बच्चों को हो सकता है ना भी देख पाए टीचर, इसीलिए ये कहा गया है इस विधि में शिक्षक तो सक्रिय रहता है लेकिन बालक निष्क्रिय रहते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है, इस विधि में शिक्षक और छात्रों के मध्य संपर्क नहीं बन पाता। ठीक, बच्चे ज़्यादा हैं तो हर बच्चे से संपर्क बना पाना संभव नहीं है, इसीलिए टीचर आते हैं ना और पूरी कक्षा को पढ़ाते हैं। किसी ऐसा तो है नहीं कि एक एक करके सब बच्चों से संपर्क स्थापित करेंगे कि एक एक बच्चे को उठा उठा के पूछेंगे कि तुम बताओ आंसर, तुम दो, तुम संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं
जहाँ पर ज़्यादा संख्या है बच्चों की, वहाँ पर हर बच्चे से कम्युनिकेशन करना बिल्कुल भी संभव नहीं है टीचर का, ठीक। इसीलिए कहा जाता है इस विधि में शिक्षक और छात्रों के मध्य संपर्क नहीं बन पाता, ठीक। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं, संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व। इवन आपसे अगर ये भी क्वेश्चन पुट कर लेते हैं कि संप्रेषण के कार्य क्या हैं, तो आपको यही चीज़ें लिखनी है। अगर मैं आपको एक ही चीज़ 10-10 बार लिखवा दूं तो फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है उसमें, ठीक, और थोड़ा बोर भी लगता है कि ये चीज़ें कहाँ तक पढ़ी जाएँ। तो इसीलिए मैंने आपको एक ही में लिखवाने की कोशिश की। आप अगर आवश्यकता पूछते हैं, संप्रेषण की महत्व पूछते हैं या संप्रेषण के कार्य पूछते हैं, 3 में से कोई भी चीज़ आपसे पूछते हैं, आपको यही पॉइंट्स लिख के आना है, आपको नंबर मिलेंगे अच्छे पूरे, ठीक है। चलिए देखते हैं, विचारों के स्थानांतरण के लिए, अपने मन के जो भाव विचार हैं वो दूसरों को बताने के लिए संप्रेषण आवश्यक है। अगर हम संप्रेषण नहीं होगा तो क्या हमारे मन में जो बातें चल रही हैं वो दूसरे शेयर कर पाएंगे? हम नहीं शेयर कर पाएंगे ना। माध्यम संप्रेषण ही है ना, कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, ठीक। मेरे मन में जो भी विचार आ रहे हैं तो मैं किसी अदर पर्सन से, मतलब किसी दूसरे पर्सन से ना, अपने, ऐसा तो है नहीं कि मन में जो विचार आ रहा है खुद से ही मन में सोच रही हूँ, खुद से ही आंसर दे रही हूँ, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी ना। तो दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है, इसीलिए बोला गया विचारों के स्थानांतरण के लिए संप्रेषण की आवश्यकता है। अब दूसरा क्या है, संप्रेषण विभिन्न व्यक्तियों में समन्वय बनाए रखता है, ठीक है। समन्वय कैसे? एक व्यक्ति अपने भावों का आदान प्रदान करेगा, दूसरा ग्रहण करेगा कि वह व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, और फिर वह अपने भावों का आदान प्रदान करेगा कि हाँ तुमने ये बात कही तो ये चीज़ ऐसी ऐसी हो सकती है। तो आपस में समन्वय स्थापित हो गया एक, ठीक है। शिक्षा के लिए संप्रेषण आवश्यक है। कक्षा में जाकर टीचर खड़े हो जाएं और बोले ना कुछ बच्चों से, तो क्या शिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है? संभव है ऐसा? बिना बोले शिक्षण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए? नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए शिक्षा के लिए भी संप्रेषण महत्वपूर्ण है। मनोरंजन के लिए कैसे? देखिए, आप मान लीजिए कोई मूवी आप देख रहे हैं, कोई सॉन्ग आप सुन रहे हैं, ठीक है, और उसमें जो आपको है मूवी में डायलॉग्स ही नहीं है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या आप उसमें उतना रोमांच आएगा आपको देखने में मूवी? इवन आपको तो लगेगा कि पता नहीं क्या बोरियत चल रही है ये। तो इसीलिए मनोरंजन के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता है। 5th पॉइंट हमारा है, संप्रेषण के द्वारा बड़ी से बड़ी परेशानियों को सुलझाया जा सकता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत परेशान है किसी बात को लेकर, ठीक है, उसके मन में बहुत ही निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत परेशान है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसके लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति के। अब वो मन में उसके विचार आ रहे हैं कि बताओ ऐसा हो गया तो क्या होगा, पता नहीं क्या हो पाया, पता नहीं ठीक होगा कुछ कि नहीं होगा, ये चीज़ें उसके मन में आ रही हैं। अब वही बातें जाके उसने अपने किसी मित्र को शेयर कर दी, अपने किसी फ्रेंड को जाके शेयर कर दी, फ्रेंड को, कि देखो ये बात ऐसी ऐसी है, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से, अब बताओ मैं क्या करूँ। तो हो सकता है आपका जो फ्रेंड है, आपका जो फैमिली मेम्बर है, इवन कोई भी आपका प्रियजन जिससे आपने अपनी बात शेयर की और वो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है और आपके काम आ गया। आप जो चीज़ नहीं सोच पा रहे थे वो सामने वाले व्यक्ति ने सोच ली, जिसको आपने अपनी प्रॉब्लम बताई, वो आपको सॉल्यूशन दे रहा है, आपका काम हो गया, आपकी प्रॉब्लम सुलझ गई। जो चीज़ से आप महीनों सालों से परेशान थे, वो चीज़ जब आपने शेयर की अपने किसी प्रियजन से, तो उसने आपको जो आइडिया बताया या जो भी सॉल्यूशन दिया, उससे आपकी 1 मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है संप्रेषण के द्वारा बड़ी से बड़ी परेशानियों को सुलझाया जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं संप्रेषण के तरीके क्या हो सकते हैं संप्रेषण के। नंबर 1 हमारा है, संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अब देखिए, हम खड़े हैं, ठीक है, 4 लोगों के बीच में खड़े हैं, ठीक है, हमारी बात का कोई मतलब ही नहीं है, हम पागलों की तरह बोले जा रहे हैं, हमारी बात को कोई वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि हमारी बात वैल्यू देने के लायक ही नहीं है, तो क्यों ही देगा। तो आपको बोलने से पहले ये सोचना चाहिए, क्या ये चीज़ें मैं सही बोल रहा हूँ, जो टॉपिक चल रहा है उसी पर मेरी बात है, मेरी बात में जो दम है या नहीं है, या मैं ऐसे ही पागलों की तरह बोले जा रहा हूँ। इसीलिए कहा गया कि जो भी बात बोलो आप उद्देश्यपूर्ण हो, संप्रेषण जो आप कर रहे हो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा, संप्रेषण बाल केंद्रित होना चाहिए। अब जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको ऐसे पढ़ाना है कि आपका ध्यान हर बच्चे की तरफ जाए, ठीक। इसीलिए कहा गया संप्रेषण बाल केंद्रित होना चाहिए। संप्रेषण 3rd पॉइंट हमारा है,
संप्रेषण सुनियोजित ढंग से पूर्ण किया जाना चाहिए। अच्छा, कोई भी चीज़ है आप उसमें जो है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मान लीजिए आपका सिलेबस करवा रही हूँ मैं, अब मैंने आपको लास्ट जो चैप्टर सबसे लास्ट चैप्टर है वो आपको मैंने सबसे पहले करा दिया, ठीक। मैं आपको वो चीज़ें समझा रही हूँ आके खड़े होके, आके देखो ये टॉपिक तुम्हारा ये पढ़ लो। अब आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा कि पता नहीं क्या है, क्या पढ़ा रही हैं, क्या तरीका है। तो इसलिए सुनियोजित होना चाहिए, आपको चलना है टॉपिक के वाइज। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी, आपका सिलेबस जो पढ़ा रही हूँ मैं उसमें आपको पहले चैप्टर 1 करवाऊँगी, फिर चैप्टर 1 को जब पूरा करा लूँगी उसके बाद मैं आपको सेकंड चैप्टर पे आऊँगी। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर आपका अधूरा छोड़ दिया, 3rd पे पहुँच गई, 4th पे पहुँच गई, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए बोला गया संप्रेषण सुनियोजित ढंग से पूर्ण किया जाना चाहिए, ठीक। विषय वस्तु 4th पॉइंट है, विषय वस्तु क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यही मैंने आपको भी समझाया कि आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो आपका पहले मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूँगी ना मैं। ऐसा तो है नहीं कि बीच के चैप्टर्स उड़ा के मैंने पहले करा दिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको मैं सबसे बाद में करा रही हूँ जाके। भाई तो बच्चों के दिमाग ख़राब होगा ना कि क्या है, कहाँ से क्या करवा रही हैं। जो बच्चा पढ़ना चाहेगा वो भी नहीं पढ़ेगा, छोड़ के भाग जाएगा कि क्या है, कोई तरीका ही नहीं है पढ़ाने का, कौन यहाँ दिमाग खपाए अपना, समझे। इसीलिए कहा जाता है विषय वस्तु क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हमारा 5th पॉइंट है, जिस पाठ या विषय को पढ़ाना है उसकी तैयारी अध्यापक को पहले से ही करनी चाहिए। देखिए, अब मैं आपको कोई टॉपिक लेके आ गई पढ़ाने, मान लीजिए मैं संप्रेषण पढ़ा रही हूँ आपको, मुझे खुद से ही नहीं पता कि संप्रेषण का मतलब क्या होता है और मैं आपको पढ़ाने आ गई हूँ, तो क्या मैं आपको समझा पाऊँगी? जो चीज़ें मुझे ही नहीं पता हैं क्या वो संभव है कि मैं आपको समझा पाऊँ? नहीं संभव है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस पाठ या विषय को पढ़ाना है उसकी तैयारी अध्यापक को पहले से ही करनी चाहिए। अच्छा, हमारा 6th एंड लास्ट पॉइंट है इसमें, अध्यापन उपचारपूर्ण होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप गए आपने थप्पड़ मार सूद दिया, ठीक है, नहीं आ रहा, बदतमीज है, बहुत कमज़ोर है, बहुत पढ़ने में, ये सब चीज़ें आपने बोल दी और बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल था आपने बिल्कुल माइनस पे ला के छोड़ दिया, ठीक। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए पढ़ाने में। आपको क्या करना था कि बच्चा नहीं बता पाया तो आपको जाना था, आपको पहले चीज़ें जो है डायग्नोस करनी थी, देखना था, निदान करना था कि क्या प्रॉब्लम क्या है, बच्चा नहीं समझ पा रहा, इसका रीज़न क्या है। कहीं ऐसा होता नहीं कि कोई शारीरिक प्रॉब्लम है बच्चे में, कोई मानसिक प्रॉब्लम है, या किसी और प्रकार से बच्चा चिंता से ग्रसित है जो नई बातों को ग्रहण कर पा रहा है। इसीलिए, और आपको उस चीज़ का जो है आपको रेमेडियल टीचिंग देनी थी, वहाँ पर आपको उपचार करना था कि बच्चे की जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन आपको देना था बच्चे को, ना कि आपको मारना था बच्चे को, ठीक। इसीलिए कहा जाता है अध्यापन उपचारपूर्ण होना चाहिए। चलिए, अब हमारे नेक्स्ट हेडिंग जो है वह है संप्रेषण की रुकावटें। अच्छा, कम्युनिकेशन में क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं संप्रेषण में। सबसे पहले हमारा है रुचि का अभाव। आप जो पढ़ा रहे हो बच्चे को रुचि नहीं आ रही, आप इतने बोर तरीके से पढ़ा रहे हो कि बच्चा जो है एकदम से जो है उसको कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। ये वही चीज़ है, आप पढ़ा रहे हो, खेल खेल से पढ़ा रहे हो, कोई चीज़ आपने समझाई बच्चे को, मान लीजिए हम मैथ पढ़ा रहे हैं, आप गए आपने बोर्ड पे चौक उठाई, फिगर विगर बनाए और चले आए, बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, उसको रुचि नहीं आएगी। वही चीज़ें आप बच्चे को सिखा रहे हो, बच्चा देखो त्रिभुज ये होता है, ठीक है, आयत ये होता है, वर्ग ये होता है। आपने चीज़ें जो है बच्चों को खेल के माध्यम से कराना शुरू कर दी, मान लीजिए, ठीक है, तो बच्चे को उसमें रुचि आएगी। आप जो है बच्चों को खड़ा कर दिया, कोई खेल खिलवा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, अब कुछ नहीं, आपने जाके यही बोल दिया बच्चे से काउंटिंग करो आज क्लास में कितने बच्चे आए हैं, ठीक, तो बच्चा गिनेगा, ठीक, बहुत एक्साइटेड होकर खड़े होंगे बच्चे, मैं गिनूंगा सर, मैम मैं गिनूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं, ठीक। तो आपको वहाँ पे क्या बच्चों में रुचि आ गई। अब आप गए आपने बोर्ड तरीके से पढ़ाया, बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आया, बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो क्यों ही पढ़ेगा वो, ठीक। इसीलिए संप्रेषण की रुकावट में सबसे पहला है रुचि का अभाव। सेकंड है हमारा संप्रेषण सामग्री की कमी, ठीक। आप पढ़ा रहे हो, सामग्रियाँ ही नहीं है आपके पास, मैथ पढ़ाने गए हो, कुछ चीज़ें ही नहीं है आपके पास ऐसी जिससे आपको आप बच्चों को खेल खेल में सिखा सको, ठीक है, सामग्री नहीं है आपके पास, तो आप क्या ही इंटरेस्ट पैदा करेंगे बच्चे में। संप्रेषण माध्यम की कमी, माध्यमों की कमी होगी तब भी संप्रेषण में कमी रुकावटें आएंगी। भाषा की कमी, अगर आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, अपनी बात बच्चे के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो, तब भी संप्रेषण में रुकावट आएगी।
5th पॉइंट हमारा है, यदि बालक संप्रेषण के समय किसी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति से गुजर रहा है तो इसका प्रभाव भी संप्रेषण में रुकावट खड़ी कर सकता है। आप पढ़ा रहे हो बच्चे के किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है, ठीक है, तो क्या जब उसके दर्द हो रहा है, क्या संभव है कि आप जो पढ़ा रहे हो वो समझ पाए? उसके माइंड में किसी प्रकार की कोई, मान लीजिए कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं बच्चे के घर में, ठीक है, उसके दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं, आप पढ़ाए जा रहे हो, क्या संभव है कि बच्चा समझ पाए? नहीं समझ पाएगा ना। अगर उसको शारीरिक या मानसिक इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम एक होगी तो संप्रेषण में रुकावट आएगी, ठीक है। वातावरण संबंधी कमियाँ, जैसे कि अधिक गर्मी, वर्षा, ठंडा, आंधी, तूफान। आप पढ़ा रहे हो क्लास में बैठ के, अब देख रहे हैं कि धूप क्लास में आ रही, बच्चे के मुंह पे धूप लग रही है, अब वो उसी गर्मी से परेशान है, आपकी बात को क्या ही समझेगा। बारिश हो रही है, पानी अंदर आ रहा है खिड़की से, बच्चा भीग रहा है, तो क्या आपकी बात को समझेगा? वो सर्दी लग रही है बच्चे को। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये संप्रेषण की रुकावटें थी। अच्छा, अब थोड़ा सा ही हमारा बचा है, इसके बाद हम जो है आज का टॉपिक जो है कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं प्रभावी संप्रेषण की विधियाँ। संप्रेषण को प्रभावी बनाने वाली विधियाँ निम्न है। पहली है हमारी संप्रेषण की परंपरागत विधि। इसमें क्या है? संप्रेषण की परंपरागत विधियाँ वे हैं जो प्राचीन काल से उपयोग में हैं, जैसे कथा कहना, लोकगीत, लोक नृत्य, कठपुतली और अन्य सांस्कृतिक प्रदर्शन। ये विधियाँ जानकारी साझा करने, ज्ञान प्रसारित करने और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, संप्रेषण की परंपरागत विधि, देखिए बच्चा बहुत छोटा है, उसको आप कोई चीज़ सुना रहे हो कहानी के माध्यम से, बच्चे में बहुत इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, ठीक है। आप कोई गीत सुना रहे हो उसे, ठीक है, कठपुतली का खेल होता था, नृत्य होता था, उन सब चीज़ों के माध्यम से सिखा रहे हो, ठीक है, तो ये संप्रेषण की परंपरागत विधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं संप्रेषण की आधुनिक विधि। हमें अपने स्थान पर बैठे ही बैठे किसी अन्य स्थान अथवा दूर बैठे या दूर रहने वाले व्यक्ति को बहुत ही कम समय में संदेश भेज सकते हैं। आधुनिक विधि है ये। जैसे मान लीजिए हमें किसी को, कोई व्यक्ति है, हम अपने घर में बैठे हैं और हमारे घर से हजारों किलोमीटर की दूरी पे कोई व्यक्ति बैठा है, अब हम उसे बहुत ही कम समय में, ठीक है, अपने स्थान पर बैठे बैठे बहुत ही कम समय में उसको मैसेज कर सकते हैं। हम गए, हमने व्हाट्सएप खोला, मैसेज कर दिया, हमने ईमेल खोला, ईमेल कर दिया। ये ऐसे बहुत सारे माध्यम है। मैं आपको एक व्हाट्सएप का नाम एज आ एग्जाम्पल आपको बोल देती हूँ। आप गए, आपने मैसेज कर दिया, ठीक, और वह व्यक्ति सूचना प्राप्त कर लेगा और अपनी बात भी आपको बोल देगा, ठीक है। तो ये संप्रेषण की आधुनिक विधि है। चलिए पढ़ लेते हैं। हम अपने स्थान पर बैठे ही बैठे किसी अन्य स्थान अथवा दूर बैठे या दूर रहने वाले व्यक्ति को बहुत ही कम समय में संदेश भेज सकते हैं या उस व्यक्ति से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्य को संप्रेषण की आधुनिक विधि ने ही सफल बनाया है, ठीक। हम दूर बैठे व्यक्ति को संदेश भेज भी सकते हैं और उससे संदेश प्राप्त भी कर सकते हैं। कोई दूर बैठा व्यक्ति वह भी हमें मैसेज कर सकता है बहुत ही कम समय में, और हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है? इंटरनेट के माध्यम से ये तो चीज़ें हो रही हैं ना। सोशल मीडिया जैसे हमारा व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गया, ठीक है। ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं हमारा संप्रेषण की प्रौद्योगिक संदर्भ विधि। संप्रेषण की प्रौद्योगिक संदर्भ विधि। वर्तमान समय में संदेश भेजना और भी आसान हो गया है। नए माध्यमों की तकनीक इतनी उन्नत है कि इसके द्वारा दूर बैठे व्यक्ति तक संदेश आसानी से पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा उद्देश्य? उदाहरण, संप्रेषक ध्वनि, चित्र, शब्दों आदि के द्वारा तत्काल संदेश भेजे जा सकते हैं। इमोजीज वगैरह आ गए हैं, ये देखिए आप। और इमोजीज जो होते हैं हमारी, वो भी एक तरीके से, देखिए हर फीलिंग के लिए एक अलग अलग इमोजी है ना, कि सैड है तो सैड वाला इमोजी है, खुश है तो खुश वाला इमोजी है, ठीक। ये थी हमारी प्रौद्योगिक संदर्भ विधि। और इसी के साथ आज हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। क्या होता है हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट। इसके कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट हैं, ठीक है। चैप्टर 2 कंप्लीट है और पार्ट इसके 2 हैं हमारे, ठीक।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो कुछ मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऑल सब्जेक्ट जो आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 8 सब्जेक्ट्स हैं सबकी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना सब करने के लिए आपको जो है ना इस वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा। अगर अच्छा लगता है तो फिर शेयर करने में कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा अगली बार अब जो क्लास होगी इसमें हम अपना थर्ड चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।